देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस और प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रदेश में तमाम जगहों पर बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन किया गया। ये आजमगढ़, अमरोहा, अयोध्या, अलीगढ़, बिजनौर, बहराइच की तस्वीरें हैं जहां रावण का पुतला दहन किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, बेशक जगहों के नाम बदले हैं लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई के प्रतीक स्वरूप इस त्योहार को मनाया गया है और बुराई रूपी रावण का पुतला दहन किया गया है। और इसके अलावा मऊ, गोंडा, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, जालौन, ग्रेटर नोएडा में भी रावण का पुतला दहन किया गया। ये तमाम जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पर रावण का पुतला दहन किया गया। विजयदशमी का ये जो पर्व है इसे धूमधाम के साथ मनाया गया। तो आज दशहरे का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया है। आज जगह जगह बुराई के प्रतीक स्वरूप रावण और कुंभकर्ण मेघनाद का पुतला दहन किया गया। अब आपको बदायूं, सुल्तानपुर, रामपुर और रायबरेली की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां रावण का पुतला दहन किया गया। तो देखिए, शहरों के नाम बदल रहे हैं, जगहों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रही हैं तो पर्व की वो तस्वीरें जो आज शहर भर से सामने आई हैं, पूरे प्रदेश से सामने आई हैं, क्योंकि धूमधाम के साथ ये जो विजयदशमी का त्योहार है, ये दशहरे का त्योहार है, ये पूरे देश में मनाया जाता है। और इस त्योहार की मान्यता यही है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। वहीं उत्तराखंड में भी विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ये आपको लक्सर, रामनगर, रुड़की, कोटद्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रावण का पुतला दहन किया गया है। तो देखिए, पूरे देश भर से आज ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, हर जगह आज विजयदशमी का जो ये त्योहार है वो धूमधाम के साथ मनाया गया है। गोरखपुर में गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा धूमधाम से निकली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। गोरखनाथ मंदिर में शोभा यात्रा निकली और इस दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। शोभा यात्रा से लेकर रामलीला तक की ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें सीएम योगी का एक अलग ही अंदाज आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि आज सीएम एक महंत के तौर पर, एक दंड अधिकारी के तौर पर नजर आए। गोरखपुर में हर साल ये शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा की जो छटा है वो आज के दिन देखते ही बनती है। युगों पूर्व धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न के प्रतीक रावण का वध किया था। और युगों पूर्व हुई इस घटना के साक्षी आज भी हम रामलीला आयोजन के माध्यम से बनते हैं। विजयदशमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राजकीर्तन के माध्यम से हम सब अपने वर्तमान पीढ़ी को एक ही संदेश देते हैं कि हमें सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। ये धर्म जो हमें सदैव अपने कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करे। वहीं सपा अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डिंपल ने कहा कि वो माता का आशीर्वाद लेने आई थी। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव आज विंध्य धाम पहुंची और मां विंध्यवासिनी के दर्शन उन्होंने किए। इस दौरान सपा के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आज माता का आशीर्वाद लेने आई थी। मथुरा में यमुना पुल के शिव मंदिर परिसर में सालों से रावण की पूजा की जाती है। लंकेश भक्त मंडल लोगों को जागरूक करती है और वो रावण का पुतला ना दहन करें, साथ ही रावण की अच्छाइयों के बारे में भी बताते हैं। ये लोग रावण को अपना आदर्श मानते हैं और देश की संस्कृति के खिलाफ बताते हैं।
इनके मुताबिक रावण त्रिकालदर्शी, चारों वेदों के ज्ञाता और शिव भक्त थे और वो हमारे कुल के राजा थे। इसलिए हर साल की तरह इस बार भी उनकी पूजा अर्चना की गई। इन्होंने अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के मंदिर में रावण की भव्य प्रतिमा लगाने की मांग भी उठाई। हम पुतला दहन का विरोध इसलिए करते हैं कि मैं ये मानता हूं कि राम की मनसा के विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति राम का भक्त नहीं हो सकता। और राम की मनसा क्या थी, ये बिना जाने लोग रावण का पुतला दहन करते हैं। क्या राम चाहते थे कि रावण का पुतला दहन हो? क्या राम ने रावण का पुतला दहन कराया? नहीं कराया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राम की मनसा के विरुद्ध आचरण जो आज लोग कर रहे हैं वो राम के भक्त नहीं हो सकते। देश भर में दशहरे की धूम मची है। जालौन के कालपी में रावण से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाए। यहाँ रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले शख्स मथुरा प्रसाद निगम को लंकेश यानी रावण की भूमिका इतनी पसंद आई कि उसने कालपी में लंका मीनार का निर्माण करा दिया था। 1875 में इस मीनार का निर्माण कराया गया था, जिसकी ऊंचाई 210 फीट है और उसमें रावण और उनके परिवार के पूरे सदस्यों की प्रतिमाएं मौजूद हैं। मीनार के ठीक सामने शिव मंदिर बना हुआ है, क्योंकि रावण भगवान शिव के उपासक थे। मीनार में ऊपर तक पहुंचने के लिए 7 फेरे लेने पड़ते हैं। शास्त्रों के मुताबिक यहाँ भाई बहन का जाना वर्जित है। यहाँ 100 फीट के कुंभकर्ण और 65 फीट ऊंचे मेघनाथ की प्रतिमाएं हैं। यहाँ से 12 महीने 24 घंटे रावण की दृष्टि शिवलिंग पर पड़ती रहती है। दिल्ली की कुतुब मीनार की ऊंचाई 237 फीट। तो सद्गुणी रावण के स्वरूप को उन्होंने पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। वो भी बड़ी पूजा तपस्या बहुत ज़्यादा रावण की तरी करते थे और उसी समय उनके मन में विचार आया क्यों ना मैं इस अपना जो करता हूँ रावण के रूप में मंचन एक कलाकार की अपनी वो जो मेरी स्मृति है उसको चिरस्थायी रूप देने के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ। तो उन्होंने लंका बनाने का विचार किया। लंका बनाने पे लंका की ऊंचाई कुछ ही मीटर कम है कुतुब मीनार से। इतनी ऊंची उन्होंने लंका अपने धन से बनाई। बढ़ते आगे बात झांसी की करेंगे, जहां भीषण सड़क हादसा सामने आया जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही जिला प्रशासन को घायलों के इलाज का समुचित प्रबंध करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि हादसा चिरगांव थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने अचानक जानवर के आने से हुआ, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल। के रहने वाले कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से मंदिर जा रहे थे, जो चिरगांव क्षेत्र में स्थित है। अचानक किसी जानवर के आ जाने से ब्रेक मारे और उसी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों पलट के जो पास का खेत है उसमें जा गए। उसमें धान लगा हुआ था जिसमें पानी था। उसी वजह से कुछ लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी पुलिस प्रशासन मौके से जितने भी घायल हैं उन सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। शेष जो विधिक प्रक्रिया उसको पुलिस संपन्न कर रहा है। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई और 3 पड़ोसी हैं। सभी मृतक जगनेर भवनपुरा गांव के निवासी हैं। हादसे के बाद भवनपुरा गांव में मातम का माहौल है। ये लोग जगनेर भवनपुरा से राजस्थान बसेड़ी में मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कई जगह सभाएं की। अखिलेश यादव अब 18 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बुढ़ाना में डीएवी इंटर कॉलेज में एक रैली भी करेंगे। तो देखिए, विजय रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव ने कानपुर से की थी, जो अब तमाम जिलों से होकर गुजरेगी। और देखिए, इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर पार्टी की ओर से मऊ जिले में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन होगा। सूत्रों की माने तो इसी दिन मंच से पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान भी करेगी। माना यह जा रहा है कि मंच पर उस दिन भाजपा के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे और भाजपा आलाकमान की तरफ से नियुक्त नेता की मौजूदगी में मंच से गठबंधन का ऐलान किया जाएगा।
मिशन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में सियासत चरम पर है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने गठबंधन को लेकर एबीपी गंगा से खास बातचीत में जो बातें कही, उससे लगता है कि वो भाजपा के साथ समझौते के मूड में हैं। ओपी राजभर ने कहा कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं होती हैं और जो भी हमारी मांगे मानेगा, हम उसके साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। पहले तक भाजपा में जाने को आत्महत्या बताने वाले ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा की तरफ ही जाते हुए नजर भी आने लगे हैं। इस समय राजभर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं, आपने कहा था सुसाइडल डेथ कहा था अगर भाजपा में जाते हैं, अब तो आपके जो सुर हैं थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं। कि राजनीति संभावनाओं की राजनीति होती है, संभावनाएं खुली रहती हैं। हम बार बार कहते हैं, हम गए भी थे, मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया तो समाज हित में दिया था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी करने के सवाल पे, जातिवार जनगणना के सवाल पे, पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, जिस तरह सभी कर्मचारी अधिकारी को 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है, उसी तरह पुलिस को भी 8 घंटे ड्यूटी लिया जाए और साप्ताहिक छुट्टी इनको दिया जाए। हमारे ग्रामीण चौकीदार हैं, पीआरडी हैं, होमगार्ड हैं, पुलिस के समान इनको भी सुविधा दिया जाए, वो भी वही ड्यूटी करते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेके हम गए थे, बात नहीं बनी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। आज इन मुद्दों को लागू कोई करने के लिए तैयार हो तो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में आप पूरी तरह से एंटी बीजेपी खड़े हो गए थे, लेकिन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं और किसने वो संभावनाएं अब दिखानी शुरू की हैं? कोई नहीं। आज मैंने सभी पार्टियों को ये बताने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से किया है कि अब ओम प्रकाश राजभर अभी तक तो अपनी पार्टी, अपने मोर्चे की ताकत पैदा कर रहे थे, अब हम समझौते के लिए लखनऊ आए हैं। आप लोग समझौता जो भी करना चाहें इन मुद्दों के आधार पे, तो हम समझौता करने को तैयार हैं। भाजपा में और इसी बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना पर एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार भड़क गए। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चे की कोई भी पार्टी भाजपा के साथ गई तो वो अलग हो जाएंगे। वहीं भाजपा नेता और यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने यहां तक कह दिया कि ओपी राजभर को कोई गंभीरता से कहां लेता है। कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो वो ये बात जान लें कि वैसे तो आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन जिस दिन भी हमें शक हो गया कि हमारे मोर्चे में से जो लोग साथ हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हमको उनसे अलग होने में 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। हम इस बात के लिए 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल तैयार हैं कि हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो बीजेपी का साथ लेंगे या समर्थन करेंगे। कौन इंतजार कर रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसके साथ जाएंगे, कौन गंभीरता से लेता है। आज की तारीख में तो हमारे मीडिया के साथियों का वो बस मनोरंजन का साधन भर रह गए और कौन उनको पूछ रहा है। मन चाहे कहीं आवे कहीं जाए, पहले भी कहीं कहीं आते रहे हैं, कहीं जाते रहे हैं, कौन पूछ रहा है। बहराइच में एआईएमआईएम को झटका लगा है। यहां पार्टी नेता मौलाना सिराज अहमद मदनी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि एआईएमआईएम के नए जिलाध्यक्ष राशिद जमील खां की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्हें कार्यकर्ताओं से बात करने की तमीज नहीं है। उन्होंने अपना इस्तीफा एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को भेज दिया है। आपको बता दें कि सिराज अहमद मदनी 283 विधानसभा के प्रभारी थे और आगामी विधानसभा चुनाव में वो सदर बहराइच सीट से एआईएमआईएम के संभावित उम्मीदवार भी माने जा रहे थे। प्रभारी 286 विधानसभा सदर बहराइच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पद से एवं प्राथमिक सदस्यता से त्याग दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राशिद जमील खां के ज़ुबान में लगाम नहीं है। उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने की तमीज़ नहीं है। जनसंख्या नीति को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहम बयान दिया है। भागवत ने कहा कि कई संप्रदायों में जनसंख्या का संतुलन स्थिर नहीं है। खासकर देश के सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या असंतुलन खतरा हो सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि आज जनसंख्या नीति पर फिर से विचार करना जरूरी हो गया है। 2011 की जनगणना के
पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने किसान आंदोलन को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को तुरंत अपना आंदोलन बंद कर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने गांधी जी के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह हिंसा होने पर गांधी जी आंदोलन बंद कर देते थे, उसी तरह अब किसान नेताओं को सरकार से बात करके आंदोलन खत्म करना चाहिए। कुंडली बॉर्डर में आज जिस तरीके से नृशंस हत्या के बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आई, उससे चौतरफा किसान आंदोलन की निंदा हो रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी। सर, तस्वीर आपने भी देखी होगी किस तरीके से कुंडली बॉर्डर से निकल के आई, क्या कहेंगे किसान आंदोलन से पहले तरीके से इस तस्वीर निकल किसान आंदोलन पहले दिन से ही अपने रास्ते से भटकने की ओर चल पड़ा है। उन्होंने वार्ताएं करते करते जब समाधान निकलने लगा तो राजनीतिक दलों ने हस्तक्षेप किया और किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों ने अगवा कर लिया। जनता त्राही त्राही कर रही है, समय बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है, पेट्रोल फिक रहा है, सड़कें खुद गई हैं और इसलिए जनमानस की जो नियमित आचरण था उसके अंदर एक दुख, संकट और कष्ट को घोल दिया गया। क्या वक्त आ गया है कि अब इस तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको खत्म कराया जाए सरकार की ओर से, या सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? मैं ये कहूँगा कि किसान आंदोलन के नेताओं ने आगे बढ़कर नया प्रारूप देकर के वार्ता करते हुए